तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारे मे लेट वांग हाओ को सीड ऑफ लाइफ की पावर मिल जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट सीड रीएक्टिवेट हो जाती है। साथ ही वो सुपरनेचुरल पावर की रियालिटी तक पहुंच जाता है। अपनी पावर के बढ़ने के बाद वो एक मोटू मैन को सबक भी सिखाता है, जो कि उसको काइंड ऑफ बुली करने आया था। खुद के पिटने की शिकायत लेकर वो मोटू मैन ओनर के पास जाता है, जहाँ जाने पर वांग हाओ को वांग की चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, और वांग हाओ वहाँ वांग की को काफी बुरी तरीके से पीटता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वांग की पिटने के बाद फिर से उठता है और वांग हाओ के साथ काफी अच्छे से लड़ाई कर रहा होता है। पर वांग हाओ के मुक्के से इतनी बुरी तरीके से घायल हो जाता है कि उसके मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है। ये देखकर तो उस मोटू मैन के साथ साथ वहाँ के एल्डर्स की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी। घायल होने के बाद वांग की कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो रही है मुझे पीटने की। इस बात पे वांग हाओ कहता है कि इसमें हिम्मत की क्या जरूरत है, हम तो फाइट कर रहे हैं ना। वो उठ के फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वांग हाओ उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। इस अटैक के बाद तो वांग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो तो उठ भी नहीं पाता, क्योंकि वो बेचारा चारों खाने चित हो गया था। वांग की को हराने के बाद वांग हाओ ओनर से कहता है उनका फैसला सुनाने के लिए। ओनर ये देखकर फैसला सुनाते हैं कि उस मोटू मैन और वांग की को इस शहर से निकाल दिया जाए। सब देखने के बाद वांग की उस मोटू मैन पर आरोप लगाने लगता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से है, और मोटू मैन ओनर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि उसे ना निकाला जाए, वो तो बस उनका कहा मान रहा था। ये सुनते ही ओनर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह बंद करके वहाँ से दफा होने के लिए कह देते हैं। वहाँ से जाते हुए वो मोटू मैन ओनर को कहता है कि तुमने पुराने वांग को तो मार डाला और अब तुम उसके दूसरे बेटे होकर राजा बनना चाहते हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। वांग उसकी बातें सुनकर थोड़ा तो डाउट में आ जाता है, लेकिन वो फिलहाल के लिए इस चीज को इग्नोर करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एल्डर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं स्पिरिट लिफ्टिंग सेरेमनी के स्टार्ट होने का, जहाँ सभी बच्चे आकर अपनी अपनी पावर्स को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ जिया को दिखाया जाता है जब वो अपनी पावर्स को चेक करती है तो वांग हाओ की तरह उसकी पावर का ऑरा भी काफी ज्यादा होता है, जिसे देखकर एल्डर बताते हैं कि ये एक पिन टैलेंट है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड एल्डर जिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आज से तुम हाउस ऑफ ओरिजिन में एंटर करने वाली हो, तो अपनी पावर को और ज्यादा अच्छे से इंक्रीज करना, जिससे आगे चल के तुम इस पावर की मदद से इस हाउस की एल्डर भी बन सकती हो। ये सुनने के बाद जिया मास्टर को थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से फुदकती हुई वांग हाओ के पास पहुँच जाती है, जहाँ वांग हाओ से कहता है कि टैलेंट काफी ज्यादा रेयर है, हम दोनों के ही पास काफी ज्यादा पावर है। अगर हम इस पावर को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो फ्यूचर में हम यहाँ के एल्डर्स बन जाएंगे और रॉयल फैमिली में फ्योनिक्स की तरह हवा में उड़ेंगे। ये सुनने के बाद जिया नाराज होते हुए कहती है कि मुझे फ्योनिक्स मत बुलाओ, ये कुछ ऐसा साउंड करता है तुम्हारे उस मंगेतर के नाम की तरह। वांग हाओ जब जिया को ऐसे नाराज देखता है तो वो कहता है कि उसकी नजरों में उसकी मंगेतर की कोई वैल्यू नहीं है, पर जिया कहती है कि वो तो उसकी फियोंसे है ना, आगे चल के तो उसे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए मायने क्यों नहीं रखती। जिसपे वांग हाओ कहता है कि वो लड़की एक नंबर की स्नेक है, जिससे वो दूर रहना चाहता है। हाउस ओनर को दिखाया जाता है जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि स्पिरिट लिफ्टिंग सेरेमनी अब खत्म हो चुकी है। वो आशा करते हैं कि सभी बच्चे फ्यूचर में काफी ज्यादा मेहनत करेंगे और उनकी रॉयल फैमिली का नाम एकदम गर्व से ऊंचा कर देंगे। बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वांग हाओ उन्हें पीछे से रोकता हुआ कहता है कि मेरे घर के मेन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब मेरे फादर यहाँ पर थे, उन्होंने यहाँ पर 3 चीजें छोड़ी थी, अब वो मुझे वापस चाहिए। ये सुनने के बाद ओनर के फेस पे एक अलग सा गुस्सा आ जाता है। यहाँ वांग हाओ कहता है कि मुझे वो तीनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो मुझे वापस कर देंगे तो बेहतर होगा। हाउस मास्टर वांग हाओ से कहते हैं कि वो तीनों ट्रेजर काफी ज्यादा काम किए हैं, तो वो उसे ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वांग हाओ काफी ज्यादा वीक है और उसे प्रैक्टिस करते टाइम पे उसे काफी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो अभी उसे नहीं दे सकते। ये सुनकर वांग हाओ काफी पोलाइटली कहता है कि मेरी प्रॉब्लम्स मेरी हैं, तो आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे फादर के वो तीनों ट्रेजर मुझे वापस कर दीजिए। ये सुनकर एल्डर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चू एक बहुत बड़ी अकेडमी है जिसका एडमिशन डेट 1 महीने बाद का है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें एडमिशन प्राप्त करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे फादर का वो तीनों ट्रेजर वापस कर दूंगा। ये सुनकर वांग हाओ हाउस मास्टर से कहता है तो फिर क्या मैं इसे एक डील समझूं, और फिर वो अपने मन में कहता है कि बस कॉलेज में एडमिशन, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया और वांग हाओ अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ जिया वांग हाओ पे गुस्सा करने लगती है कि सिर्फ डाइवोर्स के लिए वो एक पहाड़ी से कूद गया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। पर वांग हाओ कहता है कि अगर दोबारा उसके सामने ऐसी सिचुएशन आई और उसने किंग को देखा ना, तो फिर वो इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाता, जिया उसके मुंह में एक पिल ठूस देती है और काफी गुस्से में कहती है तो फिर क्या तुम दोबारा पहाड़ी से कूदोगे। वांग हाओ से नाराज देखकर उसे शांत करते हुए कहता है ये तुमने अभी मुझे क्या खिलाया, इतना कड़वा क्यों है। जिसपे हमारी जिया कहती है कि ये एक पिल है जो कि एल्डर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हें वांग टियांग को देखना है। जिसपे वांग हाओ पूछता है ऐसा क्यों कहा उन्होंने, तो वो बताती है कि उसका बेटा वांग कुंग वो भी एक सैंगपिन टैलेंट है और ओनर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो उस 3 ट्रेजर को उसे दे सके। अच्छा हुआ एल्डर ने मुझे ये सारी बातें बता दी, मैं कितनी लकी हूँ ना। इस बात को सुनकर वांग हाओ कहता है अच्छा तो सारी सिचुएशन ऐसी है, टीचर मुझे रास्ते से हटाने के लिए इतने हार्ड कोर्स को मुझे करने के लिए कह रहे हैं। जिया बताती है कि ये कोर्स तो हार्ड है ही, साथ ही एकेडमी के अंदर का एटमॉस्फेयर
ओनर भी काफी ज्यादा डेंजरस है। अभी अभी अपनी पावर को हासिल किया है तो ये साफ दिख रहा है कि ओनर तुम्हारे लिए सारी चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। जिसपे वांग हाओ काफी टशन मारते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 1 महीना पड़ा है, ये तो मैं यूं कर लूंगा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। जिया जब उसकी बातें सुनती है तो वो हंसते हुए उसका हाथ पकड़ के कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और फिर वो दोनों काफी ज्यादा लवी डवी हो जाए इससे पहले ही हमारी जिया कहती है कि उसे ट्रेनिंग करने जानी है और फिर वो फुदकती हुई वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वांग हाओ अपने हाथ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसकी नजर पड़ती है जूशन पे जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और जब वांग हाओ उसे ऐसे देखता है तो कहता है हंस क्या रहे हो, मैंने अभी मेडिसिन खाया, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ कल्टीवेशन के लिए, तो देखते रहना कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वांग हाओ को जिसको कल्टीवेट करते करते रात हो जाती है और वो अपनी कल्टीवेशन को अभी भी कंटिन्यू कर रहा होता है। वो अपने सी ऑफ नॉलेज को इंक्रीज कर रहा होता है। वो सीड ऑफ लाइफ को अपने आगे रखकर कल्टीवेशन कंप्लीट करता है। अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करके जैसे ही उठता है तो वो कहता है कि सीड ऑफ लाइफ ने इस बार काफी साइकिक पावर उसकी ऑब्जर्व कर ली है और इसकी वजह से वो 10 माइल्स तक दूर देख सकता है, आसमानों में भी और जमीन पर भी। जहाँ वो दूर एक पौधे पर बैठी छोटी सी मकड़ी को भी खुली आंखों से देख लेता है और दूर बैठी चिड़िया की आवाज भी वो काफी क्लियरली सुन पाता है। इससे पता लगता है कि उसकी साइकिक पावर 10 टाइम्स और ज्यादा बढ़ गई है नॉर्मल पर्सन की साइकिक पावर से। बस सीड ऑफ लाइफ की पावर की वजह से उसकी फिफ्थ सेंस काफी ज्यादा एनहेंस हो गई है। उसके हार्ट में सीड ऑफ लाइफ की पावर इंक्रीज होने लगती है तो वो कहता है कि अगर मैं ऐसे ही अपनी पावर को इंक्रीज करता रहा तो एक दिन इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हम बन जाएंगे। वहाँ के ब्रेक थ्रू करने के बाद जो ऑरा निकलता है ना, उस ऑरा की वजह से जाओ भाई की नींद खुल जाती है और वो उठने के बाद कहता है कि एक रात में 3 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया, ये तो काफी ज्यादा जीनियस होने वाला है। दूसरी तरफ हाउस मास्टर को दिखाया जाता है जिसके पास एक सर्वेंट आकर बताता है कि उस 3 ट्रेजर में सील लगाए और उन्हें नहीं पता कि सील को कैसे तोड़ना है, जबकि ये सील जाने वाली है किंग के पास। हाउस मास्टर जब उस सर्वेंट की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अभी सील को लेकर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जिस इंसान को लेकर जल्दबाजी करनी है वो है वांग हाओ। तो फटाफट जाओ एम्परर के पास और उन्हें ये खबर दे दो कि वांग हाओ बच गया है, वो अभी तक उस पहाड़ी से गिरकर नहीं मरा है, तो इस वजह से उनकी बेटी अभी भी खतरे में, तो उन्हें पहले वांग हाओ का कुछ करना होगा। उस सर्वेंट के जाने के बाद हाउस मास्टर कहते हैं कि मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा वांग हाओ तुम्हारी डेड बॉडी को उठाने का, और इसी के साथ वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं। सीन में दिखाया जाता है वांग हाओ ज़ाओशन के साथ मार्केट आया होता है, जहाँ ज़ाओशन कहता है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, फिर हम यहाँ मार्केटिंग करने क्यों आए, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। इससे पहले कि वांग हाओ उसको कोई फनी सा रिप्लाई दे पाता, वहाँ पर आ जाता है सू हुआंग। से देखकर गुस्से में वांग हाओ अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद तो थी कि हम मिलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी मिलेंगे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तो वांग हाओ से कहता है कि तुम उस क्लिफ से गिरने के बाद मरे नहीं, यहाँ तक कि तुमने अपनी पावर को भी इंक्रीज कर लिया, ये तो काफी लकी साबित हुआ तुम्हारे लिए। ये देखकर वांग हाओ कहता है कि तुम्हें ये खबर इतनी जल्दी मिल गई, कहीं कोई खबरी तो नहीं छोड़ रखा है ना मेरे पीछे। ये सुनने के बाद तो सुवांग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि मेरे पास इन सारी बकवास के लिए टाइम नहीं है, तो तुम जल्दी से मेरी सिस्टर का वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट निकालो जो तुम्हारे पास है। वांग हाओ उसकी बातें सुनकर कहता है कि पहाड़ी से गिरने के बाद मुझे एक चीज की समझ आ गई कि एक नींबू कभी भी मीठे नहीं हो सकते। पर जब ज़ोयांग उसकी बातें सुनता है तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे नींबुओं में कोई फर्क नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये खट्टे हैं या मीठे हैं, मुझे बस मेरी बहन का वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस करो। वांग हाओ कहता है कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरी फैमिली एक वैश्या को अपनी बहू नहीं बनाएगी, लेकिन मेरा दिल काफी बड़ा है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे अपनी कॉन्क्यूपाइन बना लूंगा। सुनने के बाद तो ज़ोयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक चमचे को आगे कर देता है वांग हाओ को पीटने के लिए, लेकिन वो चमचा वांग हाओ को हाथ लगा पाता उससे पहले ही ज़ाओशन उसे कंधे से उठाकर दूर फेंक देता है। अभी ज़ोयांग का दूसरा चमचा काफी स्पीड में वांग हाओ की तरफ बढ़ता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है तो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन वांग हाओ की नजरें तो काफी तेज हो गई थी। वो उसे देखते ही एक जोर की किक मारता है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लोट करता हुआ पहले बंदे के ऊपर जाकर गिरता है। आसपास के लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। देखकर ज़ोयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ लोगों के पीछे छुपकर हंस सकते हो, है ना। ये देखकर वांग हाओ कहता है अगर तुम्हें डाउट है तो तुम आकर मुझे पीट सकते हो, या फिर तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है। ये देखकर ज़ोयांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि पहले तो मैं तुम्हारे शील्ड को पीटूंगा, उसके बाद तुम्हें मारूंगा ताकि कोई रिग्रेट ना बचे। दूर से 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि वांग हाओ और ज़ोयांग की लड़ाई को देख रहे होते हैं। इसमें सीनियर वन कहता है कि सोवियत एम्परर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, लेकिन इसने काफी कम एज में 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो हम इसको रिक्रूट कर सकते हैं। वहीं खड़ा हुआ जूनियर उसे मना कर देता है कि इस चीज की जरूरत नहीं है, उसे तो सू हुआंग से ज्यादा वांग हाओ इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर सू हुआंग को दिखाया जाता है जो कि ज़ाओशन पर अपना अटैक करता है। ज़ाओशन उसका फर्स्ट अटैक सह लेता है, लेकिन सेकंड अटैक को वो काफी देर तक हैंडल नहीं कर पाता है। वांग हाओ समझ जाता है कि ज़ाओशन ज्यादा देर तक इसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ज़ाओशन की पावर काफी ज्यादा कम है सू हुआंग के मुकाबले। तो वो ज़ाओशन से कहता है कि वो सू हुआंग के पैरों पर अटैक करे। ऐसा करते ही सू हुआंग दूर जाकर गिरता है। उसके बाद वांग हाओ से खुद से फाइट करने के लिए इनवाइट करने लगता है। हुआंग अपनी काफी ज्यादा पावर इकट्ठी करते हुए वांग हाओ पर अटैक करता है, लेकिन वांग हाओ काफी इजीली उसके अटैक को रोकता हुआ उसे एक पंच मारता है, जिससे वो चारों खाने चित होकर दूर जाकर गिरता है। वांग हाओ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता और वो उसे जाकर एक और किक करता है। उसी के साथ सू हुआंग कहता है कि अगर तुम मुझे मार भी डालो और
मेरा अगर एक हाथ भी सलामत बच जाए तो मैं उस एक हाथ से तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे उस एक हाथ को ही तोड़ दूं, और ऐसा कहते हुए वो उसके उस हाथ को तोड़ देता है। ये सब देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें वांग हाओ से डर लगने लगता है और वो सू फैमिली को खबर देने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। सू यांग वांग हाओ से कहता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, पर वांग हाओ कहता है कि हमेशा से तुमने मुझे पहले बुली किया है, अब तुम्हारे इतने सालों में किए गए कांड का बदला चुकाने की बारी है। ये कहता वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ खड़ा हुआ जूनियर वांग हाओ को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मुझे वांग हाओ से पर्सनली जाकर बात करनी पड़ेगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।